हम कहते हैं कि वो अबला है। अबला किसने बना दिया है उसको? कैसे वो अबला हो गई? ऊपर से जैसा मर्द आता है धरती पे वैसे ही वो भी आती है। न लड़के कुछ लेके आते हैं न लड़कियां कुछ लेके आती हैं, लेकिन यहाँ आके लड़के शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं और लड़कियां अबला कैसे हो जाती हैं? दो अन्याय हमने किए हैं स्त्रियों के साथ जिनके कारण वो अबला हो गई है। एक, शिक्षा से उसे वंचित रखा गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार उसे नहीं दिया गया। भारत में जब बौद्ध धर्म जो है वो उसका ह्रास होता है लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब से विदेशी हमले शुरू हो गए। उसके बाद से 1947 तक तो समझिए कि भारत पे विदेशियों का ही कब्जा रहा। इसलिए यहाँ के लोगों ने स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए घर के भीतर बंद करने शुरू कर दिए और उनके जो विशेषाधिकार होते थे वो उनसे छीन लिए गए। शिक्षा से वंचित हो गई, कमजोर हो गई, अबला हो गई। मेरे एक परिचित हैं, तो उन्होंने बेटा पैदा करने की जिद में लगातार 5 बेटियां पैदा कर दी। 5वीं संतान जब उनकी लड़की पैदा हुई तो वो बड़े निराश हो गए। उस लड़की का नाम उन्होंने रखा निशा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बेटी का नाम निशा क्यों रखा? निशा का मतलब तो होता है रात, रात यानी अंधेरा, अंधकार। उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं बड़ी उम्मीद लगाए हुए था कि 4 बेटियों के बाद 5वीं संतान जो होगी वो लड़का होगा, लेकिन 5वीं संतान भी जब लड़की हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में अंधकार छा गया है, इसलिए मैंने इसका नाम निशा रख दिया। मैंने कहा कि बहुत खूब, क्या सोच है आपकी। वो लड़की होके आई है, इसमें उसकी कोई भूल है? उसको पता था कि आप लड़के की उम्मीद लगाए बैठे हैं? उसको तो नहीं पता था। लेकिन आपने अपनी मनहूसियत में, अपनी मूर्खता में उसका नाम ही खराब करके रख दिया। अपनी निराशा को, अपने अंधेरेपन को आपने उसके व्यक्तित्व के ऊपर थोप दिया। लगभग 10-11 महीने बाद मुझे पता चला कि उनके एक और संतान हुई, 6ठी संतान हुई, वो बेटा हो गया। माने नहीं वो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा अगर वो कभी मुझे मिले हैं तो मैं उनसे पूछूं कि अब उस बेटी का नाम जो आपने निशा रख दिया था, उसका नाम आप बदलना चाहेंगे क्या? अब तो वो अपने पीछे एक भाई लेके आई है, तो अब उसका नाम निशा से बदल के क्या आप उषा रखना चाहेंगे? उषा यानी सवेरा। कभी मिले तो मैं जरूर उनसे चर्चा करूंगा। लड़का और लड़की की तुलना से हम बच ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि लड़की जो है वो लड़के से नीचे है, नीचे नहीं है। 2 शब्द हैं हमारे पास, एक होता है इक्वल और दूसरा होता है सिमिलर। इक्वल का मतलब होता है एक समान, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। लड़की लड़के के सिमिलर नहीं है लेकिन इक्वल है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है। वो भिन्न है लेकिन बराबर है। वो एक दूसरा पंख है सृष्टि का। मैं दिल्ली से आ रहा था ट्रेन से, पिछले साल की बात है। तो ट्रेन में मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पे एक सज्जन बैठे थे और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो बहुत उछल कूद कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा शांत बैठो। उसने कहा कि बेटा क्यों बुलाते हो मुझे, मैं तो लड़की हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि प्यार से बेटा बुलाता हूँ। तो उसने कहा कि प्यार से बेटी क्यों नहीं बुला सकते? मैं कुछ पढ़ रहा था, जब उसकी ये बात मेरे कान में गई तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया और मैंने सोचा कि कितनी बड़ी बात कह दी इस छोटी बच्ची ने। प्यार से बेटी क्यों नहीं कह सकते? क्या सिर्फ बेटा कहने से ही तुम्हारे कलेजे से प्यार बाहर निकलता है? क्या बेटी के लिए तुम्हारा प्यार आके गले पे अटक जाता है कहीं? बेटी नाम से तुम्हारा प्यार बाहर आता ही नहीं क्या? बेटी को बेटा कहना बेटी का सम्मान नहीं है, अपमान है। भारत की जो पुरानी स्त्रियां होती थीं उनमें चारित्रिक विशेषताएं बड़ी प्रगाढ़ रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन आज जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है स्त्रियों की, उनमें वो चारित्रिक विशेषताएं देखने में नहीं आती। आज आप शहरों में चले जाइए तो शहर की लड़की वो लड़कों की तरह माँ बहन की गालियां देती हैं एक दूसरे को, लड़कों की तरह कपड़े पहन रही है, सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, सब कुछ वो जो पश्चिम की स्त्री की विशेषता है वो भारत की स्त्री करने लगी है। क्यों कर रही है वो? कैसे वो भटकती जा रही है? पहला कारण तो ये है कि चरित्र को गढ़ने वाली जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा आज हमारी शिक्षा व्यवस्था से खत्म ही हो गई है। हम सोचते हैं कि हमने लड़की को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वो पायलट बन गई, वो सफल हो गई। नहीं, उसके भीतर चारित्रिक दुर्बलताएं रह जाएंगी। संपूर्ण रूप से स्त्री बनने के लिए जो शिक्षा जरूरी थी वो शिक्षा उसको दी ही नहीं जा रही है। उसे यही सिखाया जाता है कि हर हाल में कामयाब होना है, लड़कों को पीछे छोड़ देना है किसी तरह से।
जब रिजल्ट आते हैं बोर्ड के तो बस यही चर्चा होती है कि लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली, और लड़कियों को लगता है कि हम सच में बाजी मारते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर बटोरने के मामले में आप बाजी मार रहे हैं, लेकिन जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं वहां पे आप पिछड़ते जा रहे हैं, ये आपको दिखाई क्यों नहीं देता? कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कों की तरह कपड़े पहन लें। अगर लड़कों की तरह कपड़े पहन के लड़के बन जाना होता तो ईश्वर ने आपको लड़का ही बना के भेजा होता ना। मनोविज्ञान के मामले में, देह के मामले में वो पूरी तरह से अलग है। उस अलग व्यक्तित्व के लिए एक अलग शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्षों से इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो पुरुष की बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था थी। वो पुरुष के लिए थी शिक्षा व्यवस्था, स्त्री के लिए वो थी ही नहीं। लेकिन जब स्त्री को शिक्षा का अधिकार दिया गया, स्त्री शिक्षा लेने पहुंची, तो वही शिक्षा उसको भी दी जा रही है। तो धीरे 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 वो अपना स्त्रैण गुण जो है वो खोती चली जा रही है, धीरे धीरे वो मर्दों की तरह होती चली जा रही है। इसलिए हमारी जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो आज विदेशी संस्कृति की तरफ झुकती चली जा रही हैं, वो विदेशी लड़कियों की तरह होती चली जा रही हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि वास्तव में हमारी लड़कियां, हमारी स्त्रियां सही संस्कार पाएं, तो थोड़ा सा हमें आत्म मूल्यांकन भी करना होगा कि कहीं हम भी तो उनको इस दिशा में जाने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम रूप देखते हैं और रंग देखते हैं। रूप और रंग देखते हैं हम सबसे पहले, गुण की चर्चा तो बाद में करते हैं। अगर उसका रूप और रंग ठीक नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके भीतर कैसा संस्कार गया? संस्कार ये गया कि मेरा रूप और रंग जो है वो सुंदर होना चाहिए, मुझे अपने रूप और रंग को निखारना है किसी हाल में। पूरी दुनिया में जितने सौंदर्य प्रसाधन बिकते हैं ना, उसमें 90% सिर्फ महिलाएं यूज करती हैं। महिलाएं बस अपने आप को चमकाने में लगी हैं किसी तरह से। इसलिए चमकाने में लगी है क्योंकि पुरुष उसको देह के रूप में ही देखना चाह रहा है। वो भी समझती है कि अगर मेरा देह सुंदर नहीं होगा तो मेरी कहीं कोई पूछ होने वाली नहीं है। फिल्मों के पर्दों पे एक लड़की को कपड़े कम करके नाचना चाहिए, ये किसकी डिमांड है? ये कौन चाहता है? लड़कियां चाहती हैं कि लड़के चाहते हैं? लड़के चाहते हैं। पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियां अपने कपड़े कम करें। पुरुषों ने स्त्रियों को कोठे पे बिठाया है। कोठे पे कोई स्त्री थोड़े जाती है स्त्री से मिलने के लिए, कोठे पे तो पुरुष ही जाते हैं ना जी। आपके नगर में एक पूजा बीती है पिछले महीने, ऑर्केस्ट्रा हुआ है ना, उसमें उसको देखने के लिए कोई गांव की महिलाएं आई थी क्या? नाचने वाली तो सारी लड़कियां थी उसमें, अश्लील असभ्य नृत्य, और देखने वाले सारे के सारे पुरुष थे। तो ये पुरुष हैं जो डिमांड कर रहे हैं, जिनकी ये मांग है कि लड़की अपने आप को अश्लील बनकर प्रस्तुत करे, लड़की के कपड़े कम होने चाहिए, ये पुरुष की मांग है। भारतवर्ष में महिलाओं के सामने कई समस्याएं हैं, तो उसमें 2 समस्याएं सबसे बड़ी दिखाई देती हैं मुझे। एक दहेज की समस्या, और दूसरी उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके साथ जो बलात्कार होते हैं, जो घरेलू हिंसा होती है। ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। दहेज की समस्या, सबसे बड़ी वजह जो मुझे दिखाई देती है दहेज की, वो ये है कि हमने अपनी बेटियों को कमजोर बना के रखा है। जब तक आप लड़की को शिक्षा से वंचित रखेंगे, उसको कमजोर बना के रखेंगे, उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित करके रखेंगे, तब तक दहेज मांगने वाले दहेज मांगते ही रहेंगे। जिस दिन आपने अपनी बेटियों को सबल बना दिया, मजबूत बना दिया, इस योग्य बना दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके पास संपत्ति हो, उसके पास शिक्षा हो, उसके पास योग्यता हो, उस दिन दहेज मांगने कोई नहीं आएगा। उस दिन उसको मांगने के लिए लोग आएंगे, उस दिन उसकी पूजा होगी, उस दिन उस धन की पूछ नहीं होगी जो वो अपने साथ लेके ससुराल में जाती है। अभी तो धन की ही पूछ होती है। अगर कम लेके गई है कोई इज्जत नहीं है, अगर खूब सारा लेके आई है तो खूब इज्जत होती है। दहेज की हत्याएं भारत में बड़े पैमाने पे होती हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का कहना है कि 2020 में पूरे भारतवर्ष में 7000 दहेज हत्याएं हुई हैं, और लगभग 1700 स्त्रियों ने दहेज प्रताड़ना के कारण अपने को मार लिया, आत्महत्या कर लिया। 7000 दहेज हत्याएं, इसका मतलब हर दिन 19 हत्याएं हो रही हैं औरतों की सिर्फ दहेज के कारण। हर दिन 89 घटनाएं होती हैं बलात्कार की। पूरे साल का हिसाब अगर आप लगाएंगे तो 33,000 से ऊपर जाता है। और यह उस देश में हो रहा है जिस देश में हम स्त्री को देवी कहकर पूजते हैं। पाखंड की हद है। एक तरफ हम देवी को भी पूजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्त्री के प्रति इतना अत्याचार, दूसरी तरफ स्त्री का इतना तिरस्कार। इन दोनों में कहीं कोई तालमेल दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता।
लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप मनोवैज्ञानिकों से पूछेंगे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी जब किसी चीज की बहुत निंदा कर देता है, उसको बहुत नीचे गिरा देता है ना, तब उसकी वो पूजा शुरू कर देता है। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है। जब भी आप किसी चीज की पूजा शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंतर मन में उसके लिए आपके भीतर कोई सम्मान नहीं बचा है। ये जो हम बुद्ध की और कृष्ण की और राम की पूजा करते चले जाते हैं ना, हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े श्रद्धालु हैं, बड़ी श्रद्धा है हमारे भीतर उनके लिए, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। झूठ है। मनोविज्ञान कहता है कि सम्मान नहीं है, इसलिए आप पूजा कर रहे हैं। अगर सम्मान होता तो आप उनके बताए रास्ते पे चलते, आप उनके कदमों पे चलते। चलने की हिम्मत आप में है नहीं। राम ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलने की हिम्मत है नहीं, तो आप सस्ते में निपटा देते हैं कि जाके हम पूजा कर लेंगे। ठीक यही बात है स्त्री के सम्मान के साथ। स्त्रियों के लिए हमारे भीतर कोई सम्मान बचा नहीं है, इसलिए हम झूठ मूठ का साल में नवरात्रे और ये वो त्योहार मना के दिखावा करते हैं कि हम स्त्री के प्रति बड़ा सम्मान रख रहे हैं। नहीं, ये वास्तविक सम्मान नहीं है। वास्तविक सम्मान होता है कि आप उसको सशक्त बनाइए, आप उसको बलशाली बनाइए। देवी की मूर्ति आप देखते हैं, देवी के 10 हाथ हैं। 10 हाथ में कितने सारे अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई देते हैं। उसमें पुस्तक भी दिखाई देती है, उसमें तीर धनुष दिखाई देते हैं, उसमें सब कुछ दिखाई देता है जो उसको बलवती बनाते हैं, जो उसको बलवान बनाते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो स्त्रियां हैं वो दुर्बल हैं, वो कमजोर है, वो घर के मसलों पे अपनी राय नहीं दे सकती। एक महिला थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश में एमए किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि मेरे घर के मसलों में मेरे से कोई राय नहीं ली जाती। मेरे घर के सारे मसले मर्द आपस में निपट लेते हैं। मेरे पति ने किसी घरेलू मसले में आज तक मेरे से राय नहीं ली। जब भी मैं राय देने की कोशिश करती हूँ तो मुझे चुप करवा देते हैं कि चुप रहो, तुम्हारे राय की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मानसिकता कहती है कि तुम 2 नंबर की इंसान हो, तुम चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, तुम्हारी राय कोई मायने नहीं रखती है, तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि पूजा ठीक है, पूजा होनी चाहिए, लेकिन सम्मान भी होना चाहिए। देवी कहाँ होती है? देवी क्या सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों में होती हैं? देवी क्या सिर्फ पत्थर की मूर्तों में है? नहीं, वो देवी हमारे घरों में है। वो देवी माँ के रूप में है, वो देवी पत्नी के रूप में है, वो बहन के रूप में, वो बेटी के रूप में हमारे साथ रहती है। तो अगर वास्तव में आप उसे सम्मान देना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सजीव रूप में, जीवित रूप में आप उसे सम्मान दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर वास्तव में आप अपनी बेटियों को प्यार करते हैं तो मैं कहता हूं कि 2 बातों का संकल्प तो आप ले ही लीजिए आज से। एक, कि आप उसे शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे, और दूसरी कि आप उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि जब ये ससुराल चली जाएगी तो यहाँ की सारी संपत्ति मैं अपने बेटों को दे दूंगा, वो मेरे बेटों की हो जाएगी, कि बेटियां तो पराई होती हैं। जी, आज के समय में अगर आप बेटियों को कम शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप समाज के पिछड़े होने का कारण बनेंगे। एक मजबूत स्त्री वो होती है जिसके पास शिक्षा है। एक मजबूत स्त्री ही एक मजबूत माँ बनती है, और एक मजबूत माँ मजबूत संतान को उत्पन्न करती है। कहावत है अंग्रेजी में, A son is a son till he gets a wife, but a daughter is a daughter all her life। यानी बेटा तब तक बेटा होता है जब तक कि वो बहू नहीं ले आता, लेकिन बेटी सारी जिंदगी बेटी रहती है। बेटे का सम्मान अपने माता पिता के लिए घट सकता है, लेकिन बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत कभी अपने माँ बाप के लिए घटती नहीं है। बेटी सारी जिंदगी बेटी बनी रहती है, बेटा पराया हो जाता है, किसी और के झांसे में आ जाता है वो। तो इसलिए यही कहना है आपसे कि स्त्री के प्रति सम्मान रखने का सबसे सरल उपाय है कि आप उसे सबल बनाएं। ईश्वर ने उसे अगर पंख दिए हैं तो उसके उड़ान पे आप कभी भी रोक ना लगाएं, उसे आप आगे बढ़ने दें, उसे आप आगे जाने दें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपने कहा कि स्त्री की हत्या स्त्री करवाती है, उसको उस स्थिति में पहुंचाया किसने है? बहुत सारी स्त्रियां हैं इस देश में जो मानती हैं कि अगर 2 लड़कियां हो गई तो मेरा दुर्भाग्य, उसे लगता है मेरी किस्मत ही फूट गई।
एक लड़का पैदा करने के लिए न जाने कितनी बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, और इसमें स्त्रियों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन स्त्री को इस बात के लिए किसने राजी किया है? पुरुष ने राजी किया है। पुरुष प्रधान समाज है ये 2000 साल पहले भी पुरुष प्रधान था और ये आज भी पुरुष प्रधान ही है। स्त्री जो भी कर रही है वो पुरुष के दबाव में कर रही है, पुरुष के लिए कर रही है। चाहे वो नंगा नाच रही हो, पुरुष के लिए नाच रही है। चाहे वो गर्भ में बेटी को मार दे रही हो, पुरुष के लिए ही मार रही है वो क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं बेटा नहीं पैदा कर पाई तो मेरी इज्जत घट जाएगी, सास मुझे ताने मारेगी, पति की नजरों में मेरी इज्जत घट जाएगी, आस पड़ोस के लोगों की नजरों में मेरी इज्जत घट जाएगी, है ना। दबाव है उसके ऊपर। अगर आप पश्चिम की स्त्री को देखिए तो पश्चिम की स्त्री के पास इतने अधिकार हैं, वहां वो लगातार अगर 4 बेटियां भी पैदा कर दे उसको कोई टोकने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। बेटी को मारती ही नहीं पश्चिम की स्त्री कभी। ये दबाव सिर्फ यहीं की स्त्रियों के ऊपर है और उसका कारण है कि हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक है ना। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है जिसके कारण स्त्री दबाव में वो सब कुछ किए चले जा रही है। अगर वो सशक्त हो जाए तो ऐसा करने को मजबूर नहीं होगी।